हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एच डी एजुकेशन पे। हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको आप देख करके, जिसको आप सुन करके एकदम हैरान हो जाएंगे। यानी कि हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह टॉपिक है मांस खाने वाला बैक्टीरिया। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसा भी कोई बैक्टीरिया होता है जो मांस को भी खा सकता है? कैसे खाता है ये मांस को, और क्या कुछ इसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं? इन सब के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। और ये जो बैक्टीरिया है ये जापान में फ़िलहाल फैल चुका है और बहुत ही अधिक मात्रा में फैल चुका है। और एक बार यह जो बैक्टीरिया है किसी शरीर पे अगर फैल जाता है तो धीरे धीरे उस बॉडी को यह सड़ाने लगता है, उसको खाने लगता है, और मात्र 48 घंटे के अंदर ही, यानी कि सिर्फ 48 घंटे में ही उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये बहुत ही हानिकारक बैक्टीरिया है और ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके कारण आज पूरे जापान में एक हलचल सी मची हुई है। तो चलिए बात करते हैं आप आज के अपने इस टॉपिक के बारे में, जो कि है मांस खाने वाला बैक्टीरिया। इसके बारे में हम फुल डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक से। आप देख सकते हैं मांस खाने वाला बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होता है ये बॉडी पे जैसे इफेक्ट करता है तो धीरे धीरे जो शरीर होता है उसका जो उसको ये गलाने लगता है, सड़ाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे मांस को खाना प्रारंभ कर देता है। इसी कारण इसे मांस खाने वाला बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इसका नाम है STSS, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसे हम STSS के नाम से जानते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। यानी कि ये जो मांस खाने वाला बैक्टीरिया है इसका पूरा नाम क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम STSS बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। यह एक रेयर हेल्थ कंडीशन है जो विषाक्त पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स पैदा करने वाले बैक्टीरियल ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकल के कारण होती है। यानी कि जो एक स्ट्रेप्टोकोकल जो कह सकते हैं बैक्टीरिया का एक समूह होता है, स्ट्रेप्टोकोकल ये एक समूह होता है जिसके कारण, यानी कि यह जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया के एक प्रकार में से ही है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वही कई प्रकार के होते हैं, जिसमें गोलाकार या कोकाई होती हैं, बैसिलस होती हैं और स्पाइरली होती हैं। ये सभी कॉमा शेप्ड होते हैं। तो ये सभी बैक्टीरिया के प्रकार होते हैं। तो उन्हीं बैक्टीरिया के जो प्रकार होते हैं तो उनमें जो एक प्रकार होता है जिसका नाम होता है कोकाई। ठीक है, तो जो कोकाई होता है उसके अंतर्गत एक जो बैक्टीरिया होता है जिसको स्ट्रेप्टोकोकाई के नाम से जानते हैं। तो उसी स्ट्रेप्टोकोकाई का ये समूह का एक सदस्य है जो कि विषाक्त यानी कि जो कि विषैला होता है, और ये टॉक्सिन्स यानी कि कह सकते हैं पॉइजन्स पैदा करने वाला एक बैक्टीरियल ग्रुप जिसे स्ट्रेप्टोकोकल के नाम से जानते हैं। इसके कारण यह जो बैक्टीरिया है ये इसी का सदस्य है। स्ट्रेप्टोकोकल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो बैक्टीरिया होता है ये जंजीर के रूप में होता है, यानी कि ये ऐसे जंजीर के रूप में होता है। इस कारण इसे स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस ये जो बैक्टीरिया होता है यह स्ट्रेप्टोकोकल यानी कि जंजीर की नुमा इसकी संरचना होती है, जिसके कारण इसे स्ट्रेप्टोकोकाई के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो बैक्टीरिया है ये हमारे मांस को खाना शुरू कर देता है और बहुत ही जल्द बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। यानी कि यह धीरे धीरे जिस बॉडी पर यह अटैक करता है तो उसके जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जो भी बॉडी के जो अंग होते हैं उनको धीरे धीरे यह खाना शुरू कर देता है, मांस को खाना शुरू कर देता है। और बहुत ही जल्द जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जो भी अंग होते हैं बॉडी के, उनको यह डैमेज कर देता है। यही है मांस खाने वाला बैक्टीरिया। आगे हम बात करते हैं, इस रेयर हेल्थ कंडीशन ने जापान में कहर बरपा रखा है। यानी कि यह जापान में बहुत ही तेज़ी से ये फैल रहा है और इसके कई सारे मामले जापान में देखने को मिल चुके हैं। वहाँ इस साल 2 जून तक, यानी कि अगर इस साल बात करें 2024 की, तो 2024 में 2 जून तक लगभग 1000 मामले सामने आ चुके हैं। यानी कि इसके कितने मामले सामने आ चुके हैं? 1000। 2 जून तक 1000 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे डरावनी बात यह है कि इससे पीड़ित जो शख्स, जो भी व्यक्ति होता है वो आमतौर पर 48 घंटे के अंदर मर जाता है। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये जो बैक्टीरिया है किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर ये आ जाता है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर ये आक्रमण कर देता है, तो अगर वह व्यक्ति इस बैक्टीरिया से पीड़ित हो जाता है तो मात्र 48 घंटे के अंदर ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसका डेथ रेट
भी लगभग 30% के करीब है, यानी कि 30% के करीब इसका डेथ रेट है, यानी कि डेथ रेशियो जो अगर निकालते हैं तो लगभग 30% जो व्यक्ति होते हैं वो अगर इससे पीड़ित हुए तो 30% जो व्यक्ति होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है लगभग 48 घंटे के अंदर ही। आगे अगर हम बात करते हैं कि जो मांस खाने वाला बैक्टीरिया है, जिसे स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी कि STSS यानी कि स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है ये क्या होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया है ये होता क्या है। तो स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक रेयर हेल्थ कंडीशन है। यह ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होती है, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस अभी हमने बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने आकार यानी कि शेप्ड के रूप में वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, यानी कि वो अपने आकार के रूप में विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो पाए जाते हैं। तो उनमें जो पहला प्रकार होता है जिसको कोकाई बोलते हैं, तो जो कोकाई बैक्टीरिया होता है उसके अंतर्गत भी कई प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, जिनमें माइक्रोकोकाई, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, टेट्राट्स और सार्सिनी और स्टेफाइलोकोकाई, ये सभी कोकाई के अंतर्गत आते हैं। ये बैक्टीरिया के प्रकार होते हैं। तो उनमें ही एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, यानी कि जो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया होता है यह एक प्रकार होता है और इसी के अंतर्गत यह स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम नामक जो एक बैक्टीरिया होता है यह पाया जाता है। ये जो बैक्टीरिया होता है ये टॉक्सिक पदार्थ छोड़ते हैं, टॉक्सिक कह सकते हैं, जो पॉइजनस पदार्थ होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं उनको छोड़ते हैं, जो ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है और बॉडी ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है। और यह जो पदार्थ होता है, जहरीला पदार्थ होता है, यह हमारी ब्लड में मिल जाता है और ब्लड के साथ में ही यह फ्लो करता रहता है और धीरे धीरे हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है और जो भी ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स को यह नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे मांस को खाते हैं और यह जो बैक्टीरिया होता है यानी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो होता है STSS, यह हमारे मांस को खाता है। इससे हार्ट, लीवर और किडनी जैसे महत्वपूर्ण जो ऑर्गन्स होते हैं यह प्रभावित हो जाते हैं, यानी कि हमारा जो हार्ट होता है, जो हमारा लीवर होता है, जो हमारी किडनी होती है, इन सभी पर यह जो ऑर्गन्स होता है यह प्रभाव डालता है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, तो बात करते हैं जो STSS होता है यानी कि स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो होता है इसके लक्षण क्या होते हैं, यानी कि इससे पीड़ित जो व्यक्ति है तो उसमें क्या लक्षण हो सकते हैं। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कई तरह का होता है, इनमें बैक्टीरिया बदलने पर लक्षण भी बदल सकते हैं, यानी कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं अगर वो बदल रहे हैं धीरे धीरे तो इनके लक्षण भी बदलते रहते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकल भी एक बैक्टीरियल ग्रुप है और जो स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये एक प्रकार के जो बैक्टीरिया है यह बैक्टीरियल ग्रुप है, यानी कि एक बैक्टीरिया का समूह है, बैक्टीरिया के प्रकारों का एक समूह है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये लक्षण हो सकते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के संकेत, यानी कि जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है बैक्टीरियल, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरियल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो इससे पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसके अंदर अचानक तेजी से बुखार आएगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट्स, यानी कि लक्षण जो भी हैं वो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आसपास या आपके अंदर भी ऐसे कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत जा करके इसका किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल में या कोई अच्छे से डॉक्टर के साथ आप जा करके तुरंत इससे सलाह ले सकते हैं और तुरंत आप इसकी दवाई या मेडिसिन लेना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला लक्षण अचानक तेज बुखार आएगा, कपकपी लगना, यानी कि आपको कपकपी लगेगी, शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, फ्लू जैसे लक्षण होंगे, यानी जैसे फ्लू होता है फ्लू जैसे लक्षण हो जाएंगे, मतली या उल्टी होना प्रारंभ हो जाएगा, पतली जो दस्त होती है वो होना प्रारंभ हो जाएगी, स्किन जो हमारी त्वचा होती है उस पर लालिमा या लाल दाने पड़ना दिखाई देने लगेंगे, यानी कि कह सकते हैं जो हमारी स्किन होंगी उसके ऊपर जो स्किन की है त्वचा के ऊपर रेड कलर के रैसेस देखने को मिलेंगे, लाल दाने या चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं तो हथेलियों या तलवों की स्किन का छिलना, यानी कि जो हमारे हाथ की जो हथेलियां होती हैं, पैर के तलवे की जो स्किन होती है ये छूटना यानी कि छिलना शुरू हो जाती है, जैसे जो त्वचा होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। आगे अगर हम लक्षण की बात करते हैं तो चक्कर आना या बेहोशी, फिर इन सभी लक्षणों के बाद जो अन्य लक्षण हैं उसके अंतर्गत चक्कर आना या बेहोशी, हमको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, बेहोशी जैसे हालात हो जाएंगे, हाइपोटेंशन यानी कि लो बीपी, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा,
आँखों और गले में लालिमा, आपकी जो आंखें होती हैं वो उनमें लालिमा यानी कि लाल आंखें हो जाएंगी आपकी, और आपका जो गला होगा, जो गले के पास जो भी पार्ट होगा उस पार्ट पर भी आपको लाल रंग की लालिमा दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण हैं जो कि अगर आप STSS जो बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकल, ये बैक्टीरिया जो है अगर इससे पीड़ित कोई भी व्यक्ति है तो उसके अंदर ये सभी लक्षण दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे। बढ़ते ही अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हमारा अगला पॉइंट है कैसे फैलता है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, यानी कि यह जो बैक्टीरिया है STSS, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, यह कैसे फैलता है, इसके फैलने का आधार क्या होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, ये आमतौर पर हमारी कटी त्वचा के जरिए प्रवेश करता है। यानी कि अगर आपकी त्वचा जो है वो कहीं पर कटी हुई है, कहीं पर चोट लगी हुई है, तो उसी के द्वारा ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। अगर त्वचा पर खुला घाव है, यानी कहीं त्वचा पर अगर आपका घाव है, चोट है, अगर वो खुली हुई है और कोई सर्जरी नहीं हुई है, नाक में कोई चोट लगनी या घाव होने पर या मामूली खरोच तक से यह बैक्टीरिया प्रवेश कर सकता है। बहुत ही रेयर, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ये जो बैक्टीरिया है खतरनाक बैक्टीरिया है, क्योंकि जरा सा भी अगर मामूली खरोच सी भी है अगर आपकी बॉडी के ऊपर, और वो जो खरोच है अगर वो खुली हुई है, तो उसके माध्यम से भी ये हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है। यानी अगर किसी भी रास्ते से बैक्टीरिया अगर आपके खून के संपर्क में आए तो वह ब्लड स्ट्रीम के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखने योग्य लाइन है कि अगर कोई भी ऐसा बॉडी का पार्ट है जिसके द्वारा ये बैक्टीरिया अगर आपके ब्लड से सीधा संपर्क बना लेता है, यानी कि आप कहीं पर कट गए हैं, ब्लड वहां से निकल रहा है, या आपका वो उतना पार्ट आपका ओपन है, तो उससे ये बैक्टीरिया प्रवेश करेगा, आपके ब्लड में मिलेगा और आपके ब्लड के द्वारा ये पूरे शरीर में फ्लो होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे पूरे बॉडी में जो ये बैक्टीरिया होगा वो फैल जाएगा। तो इस प्रकार ब्लड स्ट्रीम के जरिए ये आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। आगे बात करते हैं इसके अलावा यह किसमें ये खतरा देखने को मिल सकता है। तो यह जो बैक्टीरिया है इसके अलावा यह महिलाओं को पीरियड्स के दौरान भी खतरा होता है, यानी कि महिलाओं में जो पीरियड्स होते हैं उनके दौरान भी यह जो बैक्टीरिया है इसके फैलने का खतरा रहता है। अगर पीरियड्स में महिलाएं टैम्पून या कप का इस्तेमाल करती हैं तो उसमें इस खतरनाक बैक्टीरिया के पनपने का खतरा और अधिक होता है। यानी कि जो भी महिलाएं होती हैं अगर पीरियड्स के दौरान जो यह बैक्टीरिया होता है उसके फैलने का खतरा अधिक हो जाता है। STSS के लक्षण अचानक पैदा होते हैं और तेजी से बिगड़ते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके अंदर अगर ये बैक्टीरिया प्रवेश कर गया है तो लगभग 2-3 दिन के बाद आपके अंदर ये लक्षण दिखाई देना शुरू होंगे। नहीं, अगर ये बैक्टीरिया यानी कि STSS जो बैक्टीरिया है अगर आपके शरीर के अंदर प्रवेश किया है तो इसके लक्षण जो है वो कुछ ही मिनट के बाद यानी कि अचानक जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और तेजी से लक्षण बिगड़ने भी लगते हैं। हालांकि STSS की अगर तुरंत जांच और इलाज किया जाए तो ज़्यादातर लोग ठीक भी हो सकते हैं। यानी कि अगर यह बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया है और आपने इसकी पहचान कर ली है और तुरंत आपने इसकी जांच कराई है और इलाज करवाया है तो यह जो बैक्टीरिया है या इससे जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो ठीक भी हो सकते हैं। यानी कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो ठीक भी हो जाते हैं अगर इसके प्रवेश करने से तुरंत, यानी कि जस्ट जैसे ही इसके लक्षण दिखाई देना शुरू हुए आपने उचित उपचार अगर कर लिया तो इसके जो पीड़ित व्यक्ति है उसको ठीक भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किन लोगों को STSS का ज़्यादा रिस्क है, यानी कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इस बैक्टीरिया से ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महिलाएं जो टैम्पून का इस्तेमाल करती हैं, यानी कि वो महिलाएं जो कि पीरियड्स के दौरान टैम्पून या कप का इस्तेमाल करती हैं, उन महिलाओं में यह जो बैक्टीरिया होता है इसके फैलने का जो खतरा होता है वो अधिक हो सकता है। इसके मतलब कि यह जो फैलने का जो परसेंटेज होता है वो अधिक रहता है। फिर जो डायाफ्राम या कप का इस्तेमाल करती हैं, यानी कि ऐसी महिलाएं जो अभी हमने बताया कि ऐसी महिलाएं जिनके पीरियड्स के दौरान जो टैम्पून या कप का इस्तेमाल करती हैं उनके अंदर इसका जो फैलने का जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। अगर कोई स्किन इन्फेक्शन है, अगर आपके बॉडी के ऊपर कोई भी स्किन इन्फेक्शन है और सीधे अगर वहाँ से ब्लड का कांटेक्ट हो रहा है तो ये जो बैक्टीरिया है वो फैलने का ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर स्किन में कट या चोट हो, अगर स्किन के ऊपर आप कहीं कट गए हों या कोई चोट लगी हो, अगर कोई स्किन इन्फेक्शन हो
अगर स्किन में कट या चोट हो, अगर हाल ही में सर्जरी हुई हो, आपके बॉडी के ऊपर अगर हाल ही में किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई हो, जिसका मिसकैरेज हुआ हो, अगर मिसकैरेज भी हुआ है तब भी इसके फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं, हाल ही में माँ बनी महिला, यानी कि ऐसी जो महिलाएं होती हैं जो अभी हाल ही में माँ बनी हैं, जिन्होंने हाल ही में अभी क्या कहते हैं बच्चे को जन्म दिया है, तो उन महिलाओं में भी इसके फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। जो लोग डायबिटिक हैं, यानी कि जिनके जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, यानी शुगर या मधुमेह का रोग जिनके अंदर है, क्योंकि जो मधुमेह रोगी होते हैं तो उनका ये लक्षण होता है कि अगर वो कहीं पर कट जाते हैं तो उनका जो घाव होता है वो जल्दी ठीक नहीं होता है, और यह जो बैक्टीरिया होता है ये उसी घाव के द्वारा ही फैलता है, सीधे ब्लड कांटेक्ट में आता है और ये वहीं से फैल जाता है। तो वैसे लोग जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, जो मधुमेह रोग से ग्रसित हैं, उन लोगों में इसके फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। जो शराब के लती हैं, यानी कि ऐसे लोग जो शराब का सेवन करते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, और ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनमें ये फैलने का खतरा अधिक रहता है। और ऐसे लोग जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं उनमें भी फैले, यानी कि जो भी 65 वर्ष से अधिक होंगे तो उनमें जो इम्यूनिटी होगी वो डाउन हो ही जाएगी। तो ऐसे लोग जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उनमें भी फैलने का जो रिस्क होता है वो ज़्यादातर होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी फैलने का जो खतरा होता है वो अधिक हो जाता है। अब अगले पॉइंट की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट है जापान में घावों का जल्दी इलाज कराने की अपील, यानी कि क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये सबसे पहले जापान में फैला है और वहाँ पर अधिक मात्रा में फैल रहा है, क्योंकि 2 जून तक लगभग 1000 मामले देखने को मिले हैं इस बैक्टीरिया से पीड़ित, यानी कि इस मांस खाने वाले बैक्टीरिया से पीड़ित लगभग 1000 जो व्यक्ति हैं उनका मामला सामने आया है। तो ऐसे में जो जापान के जो भी डॉक्टर्स हैं, जापान की जो भी मेडिकल टीम है, उन लोगों ने अपील की है कि जापान में जो भी व्यक्ति हैं उनके अगर घाव है तो उस घाव का जल्दी से जल्दी इलाज करवाएं और उन घाव को भरने का जल्दी से जल्दी उपचार करें। आगे हम बात करते हैं टोक्यो में इन्फेक्शियस डिजीज की प्रोफेसर, यानी कि जो टोक्यो की जो इन्फेक्शियस डिजीज है उनकी जो प्रोफेसर हैं जिनका नाम है केन किचुची, इन्होंने सभी से बार बार हाथ धुलने, यानी कि इन्होंने बताया है कि सभी लोग बार बार हाथ धुलें, हाइजीन मेंटेन करने और अपने घावों का जल्दी से जल्दी इलाज करवाने की अपील की है। यानी जापान में इसकी अपील की गई है कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करके आते हैं तो आप नियमित रूप से हाथ धुलें, बार बार हाइजीन मेंटेन रखें अपना, और अगर किसी भी शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई घाव है तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज करवाएं और उस घाव को खुला ना रखें, उसको आप बंद रखें, ढके रखें, इसकी अपील की गई है ताकि यह जो बैक्टीरिया है ये उस घाव के द्वारा ना फैल पाए। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो STSS से बचा सकती है G8 वैक्सीन, यानी कि ऐसा मानना है कि जो मांस खाने वाला जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इसको बचाने के लिए जो J8 नामक एक वैक्सीन है ये कारगर हो सकती है। तो ऐसा किसने कहा है, तो हम बात करते हैं तो गुरुग्राम के नारायणा हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के जो सीनियर कंसल्टेंट हैं जिनका नाम है डॉक्टर पंकज वर्मा, वो कहते हैं कि STSS के लक्षण, मुख्य जो लक्षण है वो अचानक तेज बुखार, फ्लू जैसे लक्षण, दस्त और लो बीपी है, यानी कि ये मुख्य लक्षण के अंतर्गत आते हैं। इस बैक्टीरिया के प्रभाव से अगर प्रभावित व्यक्ति हैं तो उसके मुख्य लक्षणों में तेज बुखार, फ्लू जैसे लक्षण हो जाएंगे, दस्त होना शुरू हो जाएगा और आपका जो बीपी है वह लो हो जाएगा। अगर एक साथ ये सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। अगर आपके बॉडी के अंदर एक साथ ये सभी लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि तेज बुखार, फ्लू, दस्त और लो बीपी, ये सभी अगर एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं लक्षण, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकल सिंड्रोम, आगे अगर इन्होंने क्या कहा है, यानी सीनियर जो डॉक्टर वर्मा है, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन जो कि नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम से हैं, इन्होंने बताया है कि स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, यह एक रेयर लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन है। यह बीमारी ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण फैलती है। ये बैक्टीरिया हमारे मांस को ही खाने लगते हैं, इसीलिए ऑर्गन फेलियर और मौत का खतरा बढ़ जाता है। पहले माना जाता था
कि यह केवल टैम्पून के इस्तेमाल से होता है, यानी कि जो टैम्पून का इस्तेमाल किया जाता है केवल उसी से होता है। अब हम जानते हैं कि किसी भी उम्र के व्यक्ति को यह टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। इससे बचने के लिए J8 नाम की जो वैक्सीन है, यह वैक्सीन भी उपलब्ध है। यानी कि खुशी की बात तो यही है कि ये जो J8 वैक्सीन है, ये वैक्सीन STSS यानी कि इस मांस खाने वाले बैक्टीरिया से बचा सकती है। ठीक है, तो ये ऐसा किसका मानना है? ऐसा मानना है डॉक्टर पंकज वर्मा का, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम में। ऐसा इनका मानना है। अगले पॉइंट की ओर अगर बढ़ते हैं तो किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, यानी कि ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख करके यह जो STSS यानी कि यह जो बैक्टीरिया है मांस खाने वाला, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जो ये जो बैक्टीरिया है, इससे हम किन किन बातों का ध्यान रख करके बच सकते हैं, इसको कैसे हम टाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि पीरियड्स में टैम्पून की जगह सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें। यानी कि ऐसी महिलाएं हैं जो पीरियड्स के दौरान टैम्पून का इस्तेमाल करती हैं, तो उनकी जगह पर सैनिटरी पैड जो आता है उसका इस्तेमाल करें। दिन में टैम्पून की ज़रूरत है तो रात में सोते वक्त पैड का ही इस्तेमाल करें। यानी कि अगर दिन में किसी भी वर्क के लिए अगर महिलाएं जो होती हैं वो निकलती हैं, तो दिन में टैम्पून की अगर ज़रूरत है तो रात में सोते वक्त पैड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। टैम्पून इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर 4 से 8 घंटे में से क्लीन करें, और अगर टैम्पून का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर 4 से 8 घंटे में से क्लीन करना चाहिए। शरीर में कोई भी कट या चोट लगे तो तुरंत इलाज करवाएं, और अगर किसी भी प्रकार के शरीर में कोई चोट है या कट लगा हुआ है तो उसका तुरंत इलाज करवाएं। बार बार हाथ धोते रहें और हाइजीन अपना जो है उसको मेंटेन रखें। यानी कि अगर जो आप किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, अगर हाथ आपके किसी भी बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं तो उसी के द्वारा ही ये फैल सकता है। तो बार बार आप अपने हाथ जो है वो अच्छी तरह से धोते रहें। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में और हम बात कर लेते हैं, यानी कि ये जो मांस खाने वाला बैक्टीरिया है, इससे रिलेटेड कुछ हम और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पीरियड्स के दौरान, यानी कि हमने बात भी करी है इस पॉइंट पे कि पीरियड्स के दौरान टैम्पून की बजाय सैनिटरी पैड का उपयोग करना बेहतर होता है। अगर दिन में टैम्पून ही इस्तेमाल करने में सहज है तो सोते समय पैड का ही उपयोग करें। संक्रमण से बचने के लिए जो सर्जरी के घाव हैं उनको साफ रखें और इनकी रेगुलर ड्रेसिंग करवाएं। यानी कि अगर इस संक्रमण से बचना है तो अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की सर्जरी है या घाव है तो उसको आप साफ रखें और उसकी रेगुलर ड्रेसिंग यानी कि उसकी पट्टी करवाते रहें, साफ सफाई करवाते रहें। अगर शरीर में कहीं भी कोई घाव है, असामान्य सूजन है, लालिमा या रैशेस दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत इलाज करवाएं, क्योंकि ये एक उसके लक्षणों में से यह एक लक्षण ही है। यानी कि SSTS जो बैक्टीरिया जो फैलता है उसके लक्षणों में से एक लक्षण है कि लालिमा या रैशेस दिखाई देंगे आपके बॉडी पर। तो अगर किसी भी शरीर में किसी भी प्रकार का कोई घाव है, असामान्य सूजन है, लालिमा या रैशेस दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत इसका इलाज करवाएं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक बार स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक सिंड्रोम का शिकार बन चुके लोगों को इसके दोबारा संक्रमण की अधिक आशंका रहती है। ऐसा कह सकते हैं, ऐसा मानना है कि अगर एक बार किसी भी व्यक्ति को यह बैक्टीरिया से संक्रमण अगर हो गया, यानी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से ग्रसित हो गया है, तो दोबारा उसको ग्रसित होने या दोबारा से उसको संक्रमण होने की जो आशंका होती है या जो उसके चांसेस होते हैं ये अधिक हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यानी कि जो एक बार इस रोग से ग्रसित हो गए हैं और किसी तरह से अगर वो ठीक हो गए हैं तो उनको अधिक सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि वो फिर से ग्रसित होने के जो चांसेस होते हैं उनके अधिक हो जाते हैं। यह एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसलिए बार बार हाथ धुलना जरूरी है। हर पॉइंट में मैंने कवर किया हुआ है कि बार बार हाथ जरूर धुलना है। साफ सफाई भी इससे बचने का एक बेहतर उपाय है और साफ सफाई भी जरूर बरतें। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के थे। और आज हमने जो कवर किया वो टॉपिक था STSS यानी कि स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जो कि एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से होने वाला एक प्रकार का रोग है जिसके कारण यह बैक्टीरिया धीरे धीरे मांस को खाना शुरू कर देता है और मात्र 48 घंटे के अंदर ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यह जो बैक्टीरिया है यह जापान में बहुत ही अधिक मात्रा में फैला हुआ है और ये कई
कई प्रकार से ये फैल सकता है, हाथों के द्वारा फैल सकता है, कहीं पे अगर आपकी जो त्वचा है अगर वो कटी फटी है, चोट लगी हुई है, अगर वो खुली हुई है तो उसके द्वारा फैल सकता है। तो इत्यादि सभी पॉइंट्स हमने कवर किए, कैसे इससे बचा जा सकता है, इसके बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इन सभी बातों को हमने जाना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आशा करता हूं आज का यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ इसको शेयर करें, ताकि इसके बारे में उन लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके। और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है इससे संबंधित तो उससे पहले ही वो बचाव कर सके और इसके लक्षण जो है उनको पहचान सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि कोई भी टॉपिक से अगर आपको वीडियो रिलेटेड टॉपिक से अगर वीडियो मिलती है तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।